अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन एक चल रहा है जिसके अंदर मैं इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की प्रेपरेशन करवा रहा हूँ फॉर योर एमडी कैट एग्जाम 2025। इसमें आपको टेस्ट आपके ग्रुप में मिल जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट मिल जाता है। आप उसको खुद पहले सोल्व करते होंगे, मजा भी तभी आना जब आप उसको पहले खुद सोल्व कर लें। सोल्व करेंगे तो फिर उसके बाद इस डिस्कशन को सुनेंगे, आपके जितने भी एमसीक्यूज रोंग हुए हैं किसी वजह से तो उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां पे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। आप उसको खोल के मेरे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हमारा ये CTS 2 है जिसमें इंग्लिश का दूसरा जो टॉपिक है वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसके साथ था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ है टेंसेस। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और टेंसेस के मिलेंगे, और लॉजिकल डिडक्शंस के मिलेंगे आपको लॉजिकल रीजनिंग में। तो यहाँ पे हमारा ये स्मार्ट रिवीजन प्लान है और CTS 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। द टीचर बिगेन टू डैश द स्टूडेंट्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होम टास्क और होमवर्क ऑन टाइम। अब अगर कोई काम बच्चा कंप्लीट नहीं करता तो ये जो है ये कॉज है, यहाँ कॉज गिवन है तो यहाँ पे इफेक्ट। अब आप कॉज देख लीजिए, यानी ये एक हमारी ट्रांजिशनल डिवाइस है जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है। सेंटेंस कंप्लीशन वाला टॉपिक आप जाके पढ़ सकते हैं। तो कॉज गिवन है, कॉज है कि उन्होंने काम नहीं किया। अब इफेक्ट क्या होगा? क्या इज्जत अफजाई होगी, कोई खाना शाना खिलाया जाएगा? नहीं जी, उनको डांटा जाएगा। तो डांटने के लिए बीरेट का वर्ड है, बीरेट। ठीक है, आपने वर्ड याद रख लेना बीरेट। बीरेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्कोल्ड करना। ठीक है, या इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। और ये सारे वर्ड्स जो हैं वो मैं आपको वोकैबरी में पढ़ा चुका हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि वोकैबरी के लेक्चर्स मौजूद हैं मेरे चैनल पे, आप उनको जो है बड़ी डिटेल से पढ़ सकते हैं। खैर, हमारा यहाँ पे आंसर स्कोल्ड और जो क्रिटिसाइज करने वाले मीनिंग में आएगा वो है बीरेट। आपने ये वर्ड याद रख लेना है। बिक्वेस्ट का मतलब आप जानते हैं कि जो इनहेरिटेंस मिलती है आपको, या इनहेरिट करके जाना, किसी को अता करके जाना, उसको बिक्वेस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आपको वो वर्ड कंफ्यूज कर रहा था तो। हर डैश डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स। रूल्स के लिए जो उसका डिसरिगार्ड था वो डैश किस्म का था, यानी इसका मतलब हमें एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पे, और ये नाउन है। हर डैश डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स मेड इट ऑब्वियस। अच्छा, क्या ऑब्वियस था? दैट शी वॉज नॉट कंसर्न विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर एक्शन। तो अगर आप रूल्स के लिए डिसरिगार्ड रखते हैं और आपको ये भी हमें पता चल रहा है कि इसको कोई परवाह नहीं है कि इसके बाद इसके एक्शंस का क्या नतीजा निकलने वाला है, ऐसा इंसान जो नतीजे की परवाह नहीं करता, समवन हु डज नॉट वरी अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज, और ही और शी इज नॉट कंसर्न अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, तो उसमें उस पर्सन को हम क्या कहते हैं कि वो कौन है? वो ब्लेटेंट है। ऐसा आदमी जो मुंह फट है, या ऐसा आदमी जो बिल्कुल खुले मिजाज का है, उसको इस बात का डर नहीं है कि उसके एक्शंस का क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बेलिग्रेंट उसको बोलते हैं जो एनिमी लाइक हो। ब्लेटेंट एनिमी लाइक नहीं होता, बस मुंह फट होता है। बोइस्टरस नॉइजी को बोलते हैं जब शोर शराबा ज्यादा हो। बिजार का मतलब है स्ट्रेंज। आई होप ये दोनों एमसीक्यूज आपको समझ में आ चुके हैं। शी सेड शी डैश दैट जॉब। अब यहाँ पे देखिए ये पास्ट टेंस है, तो टेंस में जब आपने पढ़ना है तो टेंस को आपने टेंस कॉम्बिनेशंस भी लाजमी पढ़ने हैं। टेंस कॉम्बिनेशन, टेंस कॉम्बिनेशंस बहुत जरूरी है, तो टेंस कॉम्बिनेशंस भी पढ़ने होते हैं। यहाँ पे पास्ट जो है इज कंबाइंड विद पास्ट। पास्ट को पास्ट के साथ कंबाइन करना है। शी सेड दैट शी डैश दैट जॉब ऑफर बिफोर मूविंग अब्रोड। तो अब इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस तो आएगा नहीं, पास्ट ही आएगा, और बाकी तीनों पास्ट हैं। अब एक चीज तो हो गया, अल्फा ऑप्शन निकल गया, बाकी तीनों पास्ट के। अब आपने चेक करना है बाकियों में कौन सा लगेगा। आप याद रखिएगा कि अगर आप यहां खड़े हैं प्रेजेंट में, और एक पास्ट टेंस आप यूज करते हैं जिसको आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हो। अब ये एक्शन है रीसेंट पास्ट, अगर इससे भी पहले कॉम्बिनेशन है ना, सीक्वेंस ऑफ एक्शन है, यानी टेंसेस का सीक्वेंस, इसको टेंस सीक्वेंस भी कहते हैं। जो इस एक्शन से पहले अगर कोई एक्शन हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। ये है सीक्वेंस ऑफ एक्शन, पास्ट परफेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन। तो यहां यूज होगा हैड लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैं ये कहता हूं कि यहां खड़ा हूं, मैं कहता हूं डॉक्टर के आने से पहले, यानी डॉक्टर आया उससे भी पहले पेशेंट मर गया था।
सो पेशेंट हैड डाइड, उसके मरने के साथ हम हैड थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बिफोर द डॉक्टर केम, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। ठीक है, तो पहले कौन सा एक्शन हुआ है, हैड थर्ड फॉर्म। अब उसने कहा, जाने से पहले उसने जॉब को क्या किया था, डिक्लाइन किया था। तो जाने से पहले यानी कहने से पहले पहले वो जॉब फारिग कर चुकी थी। शी सेड हैड डिक्लाइंड, उसने जॉब को डिक्लाइन कर दिया था। तो जो काम पहले हुआ है उसके साथ हैड थर्ड फॉर्म लगेगी, और जो उसके बाद हुआ है उसके साथ सेकंड फॉर्म, यानी जो रीसेंट एक्शन है उसके साथ सेकंड फॉर्म लगेगी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद ये आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है। इसमें हमने इनो वाला रूल आपको पढ़ा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये लेक्चर पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ है, मेरे चैनल पर, इसी चैनल पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो है वो लेक्चर जाके खोल लो। इसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एक रूल के, ये जो इनो वाले वर्ड्स हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करेंगे। ई फॉर ईच, ई फॉर आइदर, ई फॉर एवरी, एन फॉर नीदर, ओ फॉर वन। और वन की एक्सेप्शंस भी मैंने वहां पढ़ाई हुई हैं। तो अब यहाँ पे ये जो है ये सारे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नीदर ऑफ द टू विमेन, विमेन की बजाय हम नीदर को एज ए सब्जेक्ट मानेंगे, और नीदर के साथ हमारा वर्ब सिंगुलर होता है। सिंगुलर ऑप्शन एक ही है, नीदर ऑफ द टू विमेन इज। अगर आपने ये लगाया था तो आपका आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 5, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे एक और बात भी जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि सैनम वाला रूल पढ़ा था। सैनम, हमने इसको यूं लिख लेते हैं, सैनम। सैनम में क्या पढ़ा था कि ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है, वैसे तो नन की एक्सेप्शन है कि नन के साथ आप सिंगुलर ही यूज करें, लेकिन फिर भी हम नाउन को देख लेते हैं कि फिर उसका जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। अगर नाउन प्लूरल है इसके बाद आने वाला तो वर्ब प्लूरल होगा। तो ये कौन से वर्ड्स हैं, सम, ऑल, नन, एनी, मोस्ट। सनम से याद रख लेने। तो सम ऑफ द बॉयज आर होगा, सम ऑफ द टास्क इज होगा। ठीक है, सम अगर यहां होता, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज हो जाना था। अगर इस इंफॉर्मेशन की जगह बॉयज होता तो सम ऑफ द बॉयज आर हो जाना था। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि आपने किसको देखना है, आपने इसके बाद आने वाले नाउन को देखना है। ये नाउन जो है ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, क्वेश्चन 6, आई डिडंट अटेंड द लेक्चर। अच्छा, अब देखो ये अटेंड द लेक्चर, अटेंड नहीं किया उसने लेक्चर, इसका मतलब है टेंस सीक्वेंस होगा। आप यहाँ खड़े हैं, आपने अटेंड नहीं किया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये आ गया। और इससे पहले जो एक्शन हुआ होगा वो हैड थर्ड फॉर्म होगा। बिकॉज आई डैश ऑफ इट, आई हैडंट इन्फॉर्म्ड, आई हैडंट इन्फॉर्म तो एक्टिव है, मुझे बताया नहीं गया था ना, मुझे नहीं बताया गया था, तो पैसिव चाहिए इसका। इसका पैसिव क्या होता है, हैड बीन थर्ड फॉर्म इसका पैसिव होता है, ये एक्टिव है। एक्टिव और पैसिव नहीं आते तो टेंसेस का जो पहला लेक्चर है वो जाके देख लो, उसमें मैंने पढ़ाए हुए हैं। ये पैसिव है। ठीक है, तो पैसिव स्ट्रक्चर चाहिए था। आई हैडंट बीन इन्फॉर्म्ड, मैंने इसलिए लेक्चर नहीं लिया क्योंकि मुझे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। सो दैट विल बी करेक्ट। हैवंट प्रेजेंट है, वॉजंट इन्फॉर्मिंग भी एक्टिव है। तो दो ही जो है इसमें पैसिव है, एक बीटा चार्ली। बीटा करेक्ट इसलिए क्योंकि वो पास्ट में है। लो जी, ये वाली बात भी समझ आ गई। क्वेश्चन 7, द सम एंड सब्सटेंस। अब ये इडियोमेटिक है, इसको एज ए सब्जेक्ट लेंगे, और जब सिंगल आइडिया हमें मिले तो उसको हम हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही जो है वो एग्री करवाते हैं। सिंगल आइडिया एग्री करता है सिंगुलर वर्ब के साथ। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच, यहाँ वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए था। तो द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच, हमारे पास वर्ब होगा सिंगुलर, वो है वाज। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच वाज दैट। ठीक है, तो सम एंड सब्सटेंस को सिंगुलर कंसीडर करके वर्ब यूज करना है। टू थर्ड, अब हमने पढ़ा था कि जब भी कोई फ्रैक्शन आए सैनम वाला रूल यूज कर लेना है। फ्रैक्शन आ जाए या कोई परसेंटेज आ जाए, 10%, 30%, 40% फ्रैक्शन आ जाए, तो इसके बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। सो यहां लिखा है 2/3 ऑफ केक, ये केक जो है ये सिंगुलर है,
और इसके साथ वर्ब क्या होना चाहिए, फिर सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, और सिंगुलर आपके पास ये हैज बीन ईटन। ठीक है। क्वेश्चन 9, व्हाट वी नीड नाउ। हमने पढ़े थे दो चीजें कि जब फ्रेज, कोई भी जेरंड फ्रेज या इन्फिनेटिव फ्रेज या कोई भी क्लॉज, जिसको हम नाउन क्लॉज ही कहते हैं, कोई भी फ्रेज जब आता है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, फ्रेज में क्या हो सकता है, वो जेरंड फ्रेज हो सकता है, ईटिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, या कोई इन्फिनेटिव फ्रेज हो सकता है एज अ सब्जेक्ट। तो जेरंड फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज या कोई भी क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आता है, एज अ सब्जेक्ट आता है पूरा क्लॉज या फ्रेज, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और सिंगुलर वर्ब कौन सा है, क्या ये है, क्या ये है, क्या नहीं। तो व्हाट वी नीड नाउ इज अ क्लियर प्लान ऑफ एक्शन, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देयर डैश बीन फ्यूअर डिसरप्शंस। अब फ्यूअर डिसरप्शंस ये प्लूरल नाउन है, और टुडे की बात हो रही है, आज की, तो हमें वर्ब प्लूरल चाहिए, पहले नंबर पे प्लूरल वर्ब चाहिए। प्लूरल वर्ब के देखें, ये प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल नहीं है। अच्छा, आज को भी छोड़ो, प्लूरल वर्ब एक ही है, तो हमारा आंसर हमारे सामने बीटा हो जाएगा। ही विल कॉल यू वंस। अब ये देखो, ये फ्यूचर टेंस है, तो आप याद रख लें कि फ्यूचर इनडेफिनेट के साथ टेंस कॉम्बिनेशन में, फ्यूचर इनडेफिनेट के साथ हमेशा जो कंबाइन करेगा, ऐड होगा, वो प्रेजेंट इनडेफिनेट होगा, और कोई टेंस नहीं होगा। ठीक है, फ्यूचर इनडेफिनेट, इनफैक्ट फ्यूचर के सारे टेंसेस के साथ प्रेजेंट के टेंसेस को ही आपने कंबाइन करना है। ठीक है, सो फ्यूचर इंडेफिनिट विल कंबाइन विद प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सो एक ही है, वो ये है, वंस ही कंप्लीट्स द फॉर्म। तो इसका ये टेंथ सीक्वेंस है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ कंबाइन करना है। कॉम्बिनेशन में ये पढ़ाया हुआ है, टेंसेस में जाके आप देख सकते हैं। मैनी आर स्टूडेंट, अब यहां पे आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जब भी मैनी आ आता है, इसके साथ कुछ चीजें याद रखनी है कि आपका जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन आएगा, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगा। ठीक है, और अगर प्रोनाउन आना हो तो वो भी सिंगुलर हो, मैनी आ की वजह से। मैनी आ स्टूडेंट, तो अब हमें पता चल गया मैनी आ स्टूडेंट है, ये तो ओके है, तो यहां पे हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए था, सिंगुलर वर्ब चाहिए था, और वो कौन सा है, वो दो हैं वैसे। ठीक है, एक है हैज और एक है वॉज, दो जो प्लूरल हैं वो तो निकल गए ना, ये दोनों निकल गए। फेल्ड, अब क्योंकि पैसिव नहीं चाहिए, पैसिव ये है, वो फेल्ड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मैनी स्टूडेंट हैज फेल्ड, एक्टिव स्ट्रक्चर चाहिए, स्टूडेंट फेल हुए हैं। ठीक है, तो मैनी आ के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यूज होगा, बीटा हमारी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी। इंग्लिश के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, वी आर मूविंग ऑन टू लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल जो डिडक्शन के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको टेस्ट में जो मिले, एक दो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट चेंज नजर आए यहाँ पे, वो स्टेटमेंट को इसीलिए वीडियो में आपको मिल जाएगी कि वीडियो में वो करेक्ट है, टेस्ट में एक दो जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी करेक्शन आप कर लीजिएगा, वीडियो वाले को आपने फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, खैर, अब ये लॉजिकल डिडक्शन है, तो इसमें सबसे पहले हमने वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो उसमें स्टेटमेंट गिवन होगी, और स्टेटमेंट को हमने फाइनल फैक्ट मान के फिर हमने जाना है और देखना है कि उस फैक्ट के अकॉर्डिंग चार में से कौन सी ऑप्शन जो है उसमें फॉल कर रही है। सो ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो हमें पता है कि जब ऑल वाली डायग्राम बनती है वो इस तरीके की बनती है कि मैमल्स जो हैं वो बड़े हो जाएंगे, एम फॉर मैमल्स लिख देते हैं, और डॉग्स जो हैं वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये डॉग्स हो गए। ठीक है, ये डॉग्स हो गए। ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ये कंफर्म हो गया। ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, तो वार्म ब्लडेड की ये वाली बनेगी डायग्राम, इसका मतलब है कि सारे मैमल्स वार्म ब्लडेड हैं, तो अल्टीमेटली डॉग्स भी वार्म ब्लडेड है। और ये तो हमें कंफर्म हो गया कि सम वार्म ब्लडेड अगर कहा जाए तो वो डॉग्स हैं, ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, खैर, अभी हमारे पास ऑप्शन है ऑल डॉग्स आर वार्म ब्लडेड, तो ये तो करेक्ट हो रही है पहले ही। हम देखते हैं, बाकी भी पढ़ लेते हैं कि हो सकता है ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन भी आए। लेकिन सम डॉग्स आर वार्म ब्लडेड, सम डॉग्स नहीं, डॉग्स तो सारे वार्म ब्लडेड होंगे, क्योंकि ऑल डॉग्स आर मैमल्स और ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। अल्टीमेटली ट्रू क्या हो गया, फैक्ट क्या हो गया कि ऑल डॉग्स आर वार्म ब्लडेड। सम डॉग्स वाली बात गलत हो जाएगी, इसका मतलब आंसर हमारा बन चुका है सम मैमल्स आर नॉट वार्म ब्लडेड, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लिखा हुआ है ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, इसी को फैक्ट मानना है।
ऑल मैमल्स आर डॉग्स, ऐसा भी कहीं लिखा, क्योंकि ये वाली जो बाहर रह गई हैं ये हमें नहीं पता, इनकी मैं लाइनिंग अगर करूं, ये डॉग्स थे, ठीक है। तो ये जो रह गए हैं इनको हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं, ये वाले मैमल्स जो हैं ये तो डॉग नहीं है, तो इसलिए ये वाली ऑप्शन भी गई, तो अल्फा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी लॉजिकली ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट्स नो टीचर इज अ स्टूडेंट, तो पहले नंबर पे तो ये स्टूडेंट हो गए और ये टीचर हो गए, सेपरेट हो गए ना, दोनों सेपरेट हो गए। सम टीचर्स आर कोचिज, अच्छा अब ये वाले जो हैं ये कोचिज हमने कर ली। अब ये जो सम टीचर्स हैं ये कोचिज हैं, अब इसको हम यूं लिख सकते हैं कि सम टीचर्स आर कोचिज, यूं भी लिख सकते हैं सम कोचिज आर टीचर्स। ये कंफर्म होगी, ये बात कहां से बात कंफर्म हुई है, यहां से। सम कोचेज आर टीचर्स, सम टीचर्स आर कोचेज, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जो लोग हैं ये टीचर्स भी हैं और कोचेज भी हैं। अगर ये लोग टीचर्स भी हैं और कोचेज भी हैं तो इसका मतलब ये जो सम कोचेज हैं दे आर नॉट स्टूडेंट्स। वो कैसे, क्योंकि हमें ये कह रहे हैं नो टीचर इज अ स्टूडेंट, तो जब ये वाले चंद लोग कोचीज हैं, समझ आ रही है ना, ये कोचीज हैं, ये चंद लोग अगर कोचीज भी हैं और टीचर्स भी हैं, टीचर्स तो हैं, और कोई टीचर स्टूडेंट नहीं हो सकता, कोई टीचर स्टूडेंट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये वाले जो चंद लोग हैं सम कोचीज आर नॉट स्टूडेंट। ये कहां पे बात है, सम कोचीज आर नॉट स्टूडेंट्स, ये बात करेक्ट हो गई। सम स्टूडेंट्स आर कोचीज ऐसी स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने फैक्ट को ढूंढना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है ये बात भी दुरुस्त हो, लेकिन हमने अपने ओपिनियन को नहीं लेके चलना, हमने जो ओपिनियन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग फैक्ट बेस्ड जो एक्यूरेट आंसर है वो देखना है। ऑल कोचेज आर टीचर्स, ऐसा है उसने कहा नहीं, उसने कहा सम टीचर्स आर कोचेज, तो ऑल कोचेज आर टीचर्स ऐसा नहीं हो सकता। सम टीचर्स आर नॉट कोचेज, अब देखो सम तो नहीं, मेजोरिटी कोचेज नहीं है, मोस्ट कोचेज नहीं है, इसका मतलब है ये वाली ऑप्शन भी गलत हो गई। हाँ ये कंफर्म हो गया क्योंकि उसने बोला है कि नो टीचर इज अ स्टूडेंट, ये कंफर्म हो गया। इसका मतलब है कि अगर मैं कलर करना चाहूं इसको, ये कलर करते हैं आपको ताकि ये वाली बात और अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि नो स्टूडेंट इज अ टीचर, ये कंफर्म हो गई बात। तो हम एक और लाइन लगाते हैं, वो ये वाली है कि सम कोचीज आर, ये कोचीज हैं, आर टीचर्स। अब इसको मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ सकें। और ये जो लोग होंगे ये कोचीज भी हैं, इसको हमने सर्कल, ये लोग कोचीज भी हैं ये वाले, और ये टीचर्स भी हैं। अब ये टीचर्स हैं तो टीचर्स तो स्टूडेंट्स नहीं होते, ठीक है, तो इसका मतलब है ये कोचीज हैं और ये स्टूडेंट भी नहीं होंगे, तो सम हमने निकाल लिया, ये सम स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है, हमारा बीटा आंसर होगा। क्वेश्चन 15, इफ फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज लॉजिकली करेक्ट। आइएगा जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, तो ये भाई साहब स्कॉलर वाला बड़ा बनेगा, ऑल स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, यहाँ पे सम, ये जो है सॉरी ये स्टूडेंट वाला बन गया। अच्छा इसको यूं भी कर सकते हैं क्योंकि अगली स्टेटमेंट देखें, अगली देखें, सम स्टूडेंट्स आर एथलीट्स, अगर हम इसको यूं बनाना चाहें ये स्टूडेंट्स वाला बन गया, ये एथलीट्स वाला बन गया, ठीक है। और ऑल स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, अब ऑल स्टूडेंट्स को हमने कवर करना है, ऑल स्टूडेंट्स को हमने कवर करना है, और ये स्कॉलर्स हैं। हमें ये नहीं बताया गया एथलीट्स कितने स्कॉलर हैं, ये नहीं बताया गया, लेकिन हमने सिर्फ स्टूडेंट्स को कवर किया इस वेन डायग्राम के अंदर। अब एथलीट और जो स्टूडेंट हैं, ये वाली स्टेटमेंट सम स्टूडेंट्स आर एथलीट्स, वो कौन से हैं सम स्टूडेंट्स जो कि एथलीट्स हैं, क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स को तो आपने स्कॉलर्स के अंदर रखना ही रखना है। अब इस बात से ये पता चल रहा है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये एथलीट्स भी हैं और ये स्टूडेंट्स भी हैं, कौन से हैं वो ये हैं, तो ये तो स्कॉलर, जाहिर बात है अगर वो स्टूडेंट है तो ये स्कॉलर भी होंगे, इसका मतलब सम एथलीट्स आर स्टूडेंट्स, सम एथलीट्स आर स्टूडेंट्स, सम एथलीट्स आर स्कॉलर्स। क्यों, ये वाले लोग भाई, ये जो हमने पर्पल में उसकी लाइनिंग कर दी है सम एथलीट्स आर स्कॉलर्स, ये हमें यहां से प्रूफ हो रहा है, सो दैट्स व्हाई अल्फा विल बी करेक्ट, ये एक्यूरेट होगा। नो एथलीट्स आर स्टूडेंट्स ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उसने कहा सम एथलीट्स आर स्टूडेंट्स।
अच्छा, सम स्टूडेंट्स आर नॉट स्कॉलर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उसने कहा ऑल स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, तो इसको भी हम मान लेंगे। सम एथलीट्स आर नॉट स्कॉलर्स, ये तो बाद की बात है कि वो हैं कि नहीं, वो तो बाद की बात है। जो गिवन है, क्योंकि ये गिवन नहीं था, हमने गिवन के अकॉर्डिंग देखा। उसने कहा सम एथलीट्स आर स्टूडेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, ऑल स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स। तो हमने क्या किया कि वो जो सम एथलीट्स जो स्टूडेंट्स भी हैं, तो इसका मतलब स्कॉलर में भी आ रहे हैं, तो अल्फा करेक्ट हो जाएगा, सम एथलीट्स आर स्कॉलर्स। ठीक है। अपार्टमेंट, अब इसको देखिए, आपने लार्जर देन और स्मॉलर देन वाले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। तो अपार्टमेंट्स इन रिवरडेल मेनोर कोस्ट लेस देन, इनकी कोस्ट होगी लेस देन अपार्टमेंट्स इन गैस लाइट कॉमन्स। तो पहले इसको बना लें कि रिवर मनोर आर एम लिख दिया, इनकी जो कोस्ट है लेस देन अपार्टमेंट्स इन गैस लाइट कॉमन्स, इनकी कोस्ट कम है। ठीक है। देन अपार्टमेंट्स इन, कम को यूं भी लिख सकते हैं, इनकी कोस्ट कम है इन द गैस लाइट कॉमन्स, तो गैस लाइट कॉमन को मैंने जीसी लिख दिया। अब अपार्टमेंट्स इन लीवस्टोन गेट कोस्ट मोर देन अपार्टमेंट्स इन गैस लाइट कॉमन। अब इसका मतलब है गैस लाइट कॉमन से एक और चीज है, लिविंग स्टोन से इनका हो रहा है, तो लिविंग स्टोन की कोस्ट ज्यादा है, लिविंग स्टोन की कोस्ट ज्यादा है गैस लाइन कॉमन से, सॉरी गैस लाइट कॉमन से, गैस लाइट कॉमन। तो अब आपके पास ये चीज बन गई, पहली दो स्टेटमेंट्स आपके पास बन गई हैं। तीसरी स्टेटमेंट है ऑफ द थ्री अपार्टमेंट बिल्डिंग्स द लिविंग स्टोन गेट कॉस्ट द मोस्ट। ये तो हमें नजर आ रहा है कि इसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये देखो हमने ये बना लिया। इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू है। अरे भाई, यहां से पता चल रहा है कैसे। ऑफ द थ्री अपार्टमेंट बिल्डिंग द लिविंग स्टोन गेट एल, एल जी कह दो, एल एस की बजाय एल जी कह दो। ठीक है, जीसी और एल जी, तो एल जी जो है वो सबसे ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा, वो हमें नजर आ रहा है सबसे ज्यादा है, तो ट्रू हो जाएगी ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि उसने दोबारा इसको बनाने की कोशिश कर लें, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाए और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अपार्टमेंट्स इन रिवर मनोर कोस्ट लेस देन अपार्टमेंट्स इन गैस लाइट कॉमन्स, तो आप आर जी और तीसरा क्या था, लिविंगस्टोन, आर जी एल ले लो। रिवर, इसको आपने एल कंसिडर कर लिया, इसको आपने जी कंसिडर कर लिया और इसको आपने आर कंसिडर कर लिया। तो रिवर डेल मनोर में कोस्ट जो है वो कम है और गैस लाइट कॉमन में ज्यादा है, तो हमारा आर मिनिमम होगा, कम होगा, जी ज्यादा होगा। ओके। फिर अपार्टमेंट्स इन एल में जो है वो लिविंग स्टोन गेट कोस्ट मोर देन अपार्ट, तो यहाँ पे इसकी कोस्ट ज्यादा है, इसलिए एल हमने इधर लिख दिया। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या होगी, ये होगी, और यही तीसरी स्टेटमेंट है। और तीसरी स्टेटमेंट, अगर पहली दो स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो तीसरी स्टेटमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। आई होप कि ये रूल और ये क्वेश्चन दोनों चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं कि किस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। क्वेश्चन 17, द टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज लोअर देन ऑन ट्यूसडे। हम मंडे को एम लिख देते हैं, मंडे को लोअर था, ट्यूसडे को ज्यादा था। ठीक है। द टेम्परेचर ऑन वेनसडे वॉज लोअर देन ऑन ट्यूसडे, इसका मतलब है जब वेनसडे का टेम्परेचर है वो भी लोअर था, ट्यूसडे को ज्यादा टेम्परेचर था, मंडे को भी कम था और वेनसडे को भी कम था। अब मंडे और वेनसडे का कोई कंपैरिजन नहीं आया, या तो यूं कह देता मंडे वॉज लोअर देन ट्यूसडे लेकिन वेनसडे वॉज हायर देन ट्यूसडे, कुछ इस तरह का करता, तो फिर कुछ ऑपोजिट बात जाती ना। ये तो दोनों सेम हो गए हैं, मंडे को भी टेम्परेचर कम है, वेनसडे को भी टेम्परेचर कम है। अब आप, मंडे और वेनसडे का कोई कंपैरिजन नहीं दिया गया। द टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज हायर देन ऑन वेनसडे, ये कंपैरिजन कहीं आया नहीं है। इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट हमें नहीं पता वो ट्रू है या वो फॉल्स है, क्योंकि वो लिखा ही नहीं आया, वो अनसर्टन है, क्योंकि मंडे और वेनसडे का कंपैरिजन पहली दो स्टेटमेंट्स में नहीं दिया गया, जो कि पहले में दिया गया था, फर्स्ट वाले में दिया गया था, क्योंकि वो एक ज्यादा हो रहा था। इसमें से कोई एक भी यूं कर देता ना, यानी पहली स्टेटमेंट ये होती है द टेम्परेचर ऑन मंडे वो लोअर या हायर देन ऑन ट्यूसडे, यानी यहां पे एक जगह पे हायर कर देता, तो फिर हम थ्री के फॉल्स या ट्रू होने की बात कर सकते थे। ये क्वेश्चन को आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, यानी इसको आप हायर समझे, लेट्स सपोज इसको आप हायर कीजिएगा, खुद कीजिएगा और फिर देखिएगा आंसर क्या आता है, और जो आंसर आए उसको आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, फिर ये आंसर अनसर्टेन नहीं आएगा, फिर कोई ना कोई होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है।
अच्छा खैर ये वाला आपने कर लिया। क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं, यहां पे आए। ब्लूबेरीज को आपने बीबी लिख दिया, लेट्स सपोज ब्लूबेरीज कोस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। इसका मतलब है ब्लूबेरीज की कोस्ट जो है वो स्ट्रॉबेरीज से ज्यादा है। स्ट्रॉबेरीज को मैंने एसटी लिख दिया, स्ट्रॉबेरीज। ब्लूबेरीज महंगे हैं स्ट्रॉबेरीज से। ब्लूबेरीज कोस्ट लेस देन रेस्पबेरीज। अब इसकी जो कोस्ट है ब्लूबेरी की, इसकी कोस्ट कम है किससे? रेस्पबेरीज से। तो इसका मतलब सबसे महंगे कौन से हुए? रेस्पबेरीज। सबसे सस्ते कौन से हुए? स्ट्रॉबेरीज। ये दो से पता चल गया हमें, ये दो से पता चल गया। तो अब देखो ना फर्क आ गया। ये पिछले क्वेश्चन की तरह की डायग्राम नहीं बनी इसमें जो यहां पे बनी थी। ये दोनों, मंडे जो है ये भी कम था ट्यूसडे से, और जो वेडनेसडे था वो भी कम था ट्यूसडे से। तो इसलिए जो तीसरी स्टेटमेंट है उसका कंपैरिजन नहीं बन रहा था। यहां पे जब हम बात करते हैं तो ब्लूबेरीज की कॉस्ट जो है वो स्ट्रॉबेरीज से ज्यादा है, और ब्लूबेरीज की कॉस्ट जो है वो रेस्पबेरीज से कम है। तो वो ये वाली स्टेटमेंट बनी। अब तीसरी स्टेटमेंट की तरफ चलिए, तो अब ट्रू फॉल्स कुछ ना कुछ निकलेगा। रेस्पबेरीज कोस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज। तो ये हमें नजर आ रहा है भाई स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज से दोनों की सबसे ज्यादा कोस्ट जो है रेस्पबेरीज की है। सो आर एस की कोस्ट सबसे ज्यादा है, और ये यहाँ पे ट्रू प्रूफ हो रहा है। हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन 19 पे चले, उसने तीन फैक्ट्स दिए हैं और फिर उसके बाद हमें आंसर की तरफ लेके जा रहा है। ऑल ड्रिंक मिक्सेस आर बेवरेजेस। तो ड्रिंक मिक्सेस को मैं सिर्फ डी लिख रहा हूं। ये सारे बेवरेजेस हैं, इसको मैं बी लिख रहा हूं। अच्छा, ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंकेबल, और सारे बेवरेजेस जो हैं वो ड्रिंकेबल हैं। सम बेवरेजेस आर रेड। अब ये जो बेवरेजेस हैं ये रेड हैं, किसी भी हिस्से पे हो सकते हैं। सम वो ये वाले हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज ये रेड है। अब हमें ये नहीं बताया गया कि ये जो रेड पार्ट है ये सम है। इसका मतलब सारे नहीं है। सम बेवरेजेस आर रेड, मैंने इसको रेड कर दिया आपके सामने। इसको कलर भी मैं रेड कर देता हूं, ये इस तरीके का, ये जो है वो रेड कर दिया इसको। ये सम बेवरेजेस आर रेड। इस सम के अंदर अब हमें कंफर्म नहीं है कि वो जो ड्रिंक्स हैं वो आ रही है कि नहीं। ड्रिंक मिक्सेस जो थे, सम ड्रिंक मिक्सेस आर रेड, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ये लिखा नहीं हुआ। क्योंकि उसने कहा है सम बेवरेजेस आर रेड। तो क्योंकि ड्रिंक जो है, ड्रिंक मिक्सेस जो है वो उसको ओवरऑल उसको नहीं लेके आ रहे अपने अंदर, तो इसलिए हम ये वाला कंक्लूजन नहीं रखेंगे अपने पास। ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंक मिक्सेस, ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि बेवरेजेस ये वाले जो हैं वो ये ड्रिंक मिक्सेस नहीं है। इसलिए ये दूसरी वाली स्टेटमेंट भी निकल गई, क्योंकि बेवरेजेस बड़ा ग्रुप है और जो ड्रिंक मिक्सेस है वो छोटा ग्रुप है, इसलिए बीटा ऑप्शन भी निकल गई। ऑल ड्रिंक मिक्सेस आर ड्रिंकेबल। ऑल ड्रिंक मिक्सेस, भैया ये देखो ये तो पता चल रहा है, ये ड्रिंक मिक्सेस जो हैं ये ड्रिंकेबल में आ रहे हैं। ड्रिंकेबल बड़ा ग्रुप है और ड्रिंक मिक्सेस उसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सारे ड्रिंकेबल तो हैं ही ना। हैं, ये कहां से पता? अपना नॉलेज नहीं लगाना आपने, आपने इन फैक्ट्स को देखना है। उसने बता दिया कि ऑल ड्रिंक मिक्सेस आर बेवरेजेस एंड ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंकेबल, तो इसका मतलब है ये ड्रिंकेबल है। तो इसका मतलब है ये डी वाला भी ड्रिंकेबल ही होगा। इसलिए हमारा आंसर चार्ली मोस्ट एक्यूरेट बन गया। ऑल ड्रिंक मिक्सेस आर ड्रिंकेबल, ये सारे के सारे जो होंगे ये ड्रिंकेबल होंगे। 19 का आंसर चार्ली बन जाएगा। अगर आपने यही लगाया था तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी अ फैक्ट। सेम स्टेटमेंट जो पीछे हमने अभी बनाई थी डायग्राम वही बनेगी, वही स्टेट, बस ये जो पेपर में दिया गया था वहां पे ये फैक्ट्स ऊपर वाले को देख के ही आपने ये आंसर चूज करना था। उसमें ये रिपीट नहीं हुए थे, मैंने यहाँ पे स्लाइड में रिपीट कर दी है। अब वही डायग्राम बनेगी, ऑल ड्रिंक मिक्सेस आर बेवरेजेस, वही सेम बनेगी कि ये मेरी ड्रिंक मिक्सेस बन गए, और ड्रिंक मिक्सेस डीएम लिख दिया मैंने। आर बेवरेजेस, ये सब बेवरेजेस हैं। ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंकेबल, तो सारे बेवरेजेस जो हैं वो ड्रिंकेबल हैं। ठीक है, इसको मैंने अकेला ड्रिंकेबल लिख दिया, डी ए लिख दिया ड्रिंकेबल। सम बेवरेजेस आर रेड, तो ये मैंने सम बेवरेजेस, कहीं पे भी ये रेड हो सकते हैं, ये हो सकता है यानी कहीं पे भी हो सकते हैं, मैंने इनको रेड कर दिया। और इसके अंदर ड्रिंकेबल थे, सॉरी ड्रिंक मिक्सेस थे, डीएम था। ओके, ड्रिंकेबल बड़ा वाला है। अब उसने कहा कि आपने बताना है कि अगर ये तीनों फैक्ट ओके हैं तो फिर तीन बाकी स्टेटमेंट्स और भी हैं, उनमें से बताइए कि कौन कौन सा फैक्ट है, यानी इनके अकॉर्डिंग कौन सा फैक्ट है, कौन सी बात ट्रू हो जाएगी। सम ड्रिंक मिक्सेस आर रेड। अच्छा, सम ड्रिंक मिक्सेस आर रेड, ये इससे हमें कहीं पता नहीं चल रहा, कहीं पे भी ऐसी बात नहीं लिखी। उसने ये कहा था सम बेवरेजेस आर रेड, ये कंफर्म है।
उसमें ड्रिंक मिक्सेस आ रहे हैं कि नहीं ये कंफर्म नहीं हो रहा, इसलिए ये गया। अब वन जहां जहां पे भी है वो ऑप्शन निकल गई, ये दो ऑप्शंस निकल गई हैं। अब टू और थ्री को देख लो। ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंक मिक्सेस, ये सारे बेवरेजेस क्या ड्रिंक मिक्सेस है? नहीं, ये वाले बेवरेजेस ड्रिंक मिक्सेस में नहीं आ रहे, इसलिए दूसरी ऑप्शन दी गई। ऑल रेड ड्रिंक मिक्सेस, अब इसमें से वो कह रहा है कि जितनी भी इसमें अगर कोई है तो, क्योंकि उसने कहा था ना सम बेवरेजेस आर रेड, तो हो सकता है कि इसमें कोई एक दो तीन चार हों, लेकिन उसने असल में नाम लिया ड्रिंक मिक्सेस का। आर ड्रिंकेबल, भाई ड्रिंकेबल ही है, ये पिछले स्टेटमेंट से मिलता जुलता है। जो भी ड्रिंक होगी रेड मिक्सेस वाली, वो जो भी रेड मिक्सेस वाली होगी वो बेवरेजेस का पार्ट है, बेवरेजेस आगे ड्रिंकेबल का पार्ट है। जब वो ड्रिंकेबल का पार्ट है, इसका मतलब है कि ये जो ड्रिंक मिक्सेस है डीएम है, ये सारे ड्रिंकेबल हैं। ये तो सारे ड्रिंकेबल हैं, चाहे वो पीले हों, नीले हों, काले हों, सफेद हों, ये तो बात ही खत्म हो गई है। कलर जो भी हो उनका, वो सारे ड्रिंकेबल होंगे, क्योंकि हमने क्या ऑल ड्रिंक मिक्सेस आर बेवरेजेस एंड ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंकेबल। तो इसका मतलब है ड्रिंक मिक्सेस कोई भी होगी, वो सारे के सारे, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, वो सारे के सारे आंसर्स में हम कह देंगे कि वो भैया ड्रिंकेबल ही हैं, क्योंकि हमें कहाँ लिखा हुआ है वो अल्फा को भी देखो, और यानी फैक्ट वन और फैक्ट टू को देखेंगे तो हमारा आंसर बता है। सिंपल सी बात। क्वेश्चन 21, इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड साउथ, अब उल्टा खड़ा है, वो सीधा नहीं खड़ा। पहले हम सीधे वाले का लगाते हैं। टू विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट? तो पहले ना आपने जब भी इस तरह की डायरेक्शन आ जाए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको बना के इस तरफ आपने ईस्ट लिखना है, इसके ऑपोजिट वेस्ट, ऊपर आपने नॉर्थ लिख लेना, नीचे साउथ लिख लेना। पहले ये बना लेना। अब मैं लेट्स सपोज ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हूं ना, तो मेरा यहाँ पे राइट हैंड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड है। कंफर्म है? मुंह करके देख लें आप, इधर आप होंगे तो इधर राइट हैंड है, ऊपर लेफ्ट है, ठीक है। अब अगर आप जिस तरह बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, आपका लेट्स सपोज फेस इस वक्त नॉर्थ की तरफ है, तो मैं इधर राइट है, इधर लेफ्ट है। और अगर मैं फेस इस तरफ को कर लेता हूं, ठीक है, मेरा फेस अगर इस तरफ को हो जाता है, तो इसका मतलब अब मेरा राइट यहां होगा और मेरा लेफ्ट इधर होगा। और अब अगर मेरा फेस साउथ की तरफ है, जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा, तो फिर मेरा राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। लेकिन बात ये नहीं है, ये तो जब मैं सीधा खड़ा हूं फिर ऐसा होगा ना। उसने कहा मैं सर के ऊपर खड़ा हूं, यानी मैं मतलब कोई भी एक्स आदमी सर पे खड़ा है। अब सीधे खड़े होंगे तो आपका हाथ यूं होगा, जब आप उल्टे हो जाएंगे तो फिर आपके हाथ की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? और आपका मुंह भी जो है उल्टे होने के बाद किस तरफ होना चाहिए? साउथ की तरफ होना चाहिए। तो आप ऐसे खड़े खड़े जो है जब उल्टे हो जाएंगे और साउथ की तरफ मुंह करेंगे, तो ये डायरेक्शन आपकी बदल जाएगी। लेफ्ट हैंड इस तरफ आ जाएगा, राइट हैंड इस तरफ। सीधे खड़े होंगे तो वही जो आप जानते हैं कि पाँव पे खड़े हैं तो ये राइट, ये लेफ्ट। जब मैं सर के बल जाऊंगा तो फिर डेफ और मुंह भी मुझे साउथ की तरफ करना है, तो फिर ये मेरी डायरेक्शन चेंज होगी। इसमें वेस्ट मेरा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाएं। क्लास ए हैज अ हायर इनरोलमेंट देन क्लास बी। तो इसमें क्लास ए है, हायर इनरोलमेंट देन क्लास बी, ये समझ आ गई। क्लास सी हैज हायर इनरोलमेंट देन क्लास बी, और क्लास सी की भी इनरोलमेंट जो है वो हायर है, ये सी की यू बन गई। तो ए की भी बी से हायर है और सी की भी बी से हायर है, यानी इसको बनाना चाहें तो ये मंडे ट्यूसडे वाले बनेगा कि ए इज ऑल्सो हायर देन बी, सी इज ऑल्सो हायर देन बी। ए बी जो है वो बी से हायर है और सी भी हायर। क्लास सी हैज अ लोअर इनरोलमेंट देन क्लास ए। अब सवाल उसका ये है, द टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी ऊपर वाली अगर दोनों ट्रू हों तो ऊपर वाली दोनों के अकॉर्डिंग तो ये वाला मामला बन रहा है, ए भी बी से ज्यादा है और सी भी बी से ज्यादा है। द थर्ड स्टेटमेंट, अब सी की लोअर है कि नहीं ये तो इन दो स्टेटमेंट से नहीं पता चल, पहली दो स्टेटमेंट से कोई डिडक्शन नहीं हो रही। वही जो मैंने पहले आपको असाइनमेंट दी थी, अगर ए हैज अ हायर इनरोलमेंट देन बी, सी हैज लोअर होता ना, यहाँ पे वर्ड लेट्स सपोज अगर लोअर होता, फिर ट्रू फॉल्स में से कुछ ना कुछ ये हो जाना था चार्ली वाला। तो आपने करके देखना है ट्रू फॉल्स, ठीक है। कि अगर मैं इसको इसको अगर मैं लोअर कर देता हूं, चलो हम करके देखते हैं। मैंने इसको कर दिया लोअर, अब क्या बनता है? अब बनता है ये, अब स्टेटमेंट क्या बनती है? सी। तो अब इसको हम बनाते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, दैट इज ग्रेटर देन सी। तो ए ग्रेटर ग्रेटर देन बी है,
और सी लोअर है, लोअर का मतलब है कि वो कम वाली साइड पे आएगा, ये कम होता है ये ज्यादा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। तो अब ये वाली स्टेटमेंट बनी है। अब देखो सी हैज लोअर इनरोलमेंट देन क्लास ए, तो ये ट्रू हो जाएगी। सिर्फ एक वर्ड हायर को मैंने लोअर कर दिया, तो ये इस वजह से ट्रू फॉल्स होगा। अगर ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं हो जैसा क्वेश्चन हमें गिवन है, अगर हम उसी को देखें, द क्लास हैज अ हाई ए हैज हायर इनरोलमेंट देन बी, क्लास सी आल्सो हैज हायर इनरोलमेंट देन बी, अब दोनों हायर हैं, तो ए और सी का कंपैरिजन बन ही नहीं सकता, इसलिए अनसर्टेन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का हायर था। ओके, अ टूथपिक इज यूजफुल, तो हम यहां पे लिखते हैं टूथपिक, यहां पे लिखते हैं टूथ पिक इज, ये टूथपिक है सारी, और ये सारी टूथपिक जो है वो यूजफुल है। यूजफुल तो और भी बहुत कुछ होता है, इसका मतलब है टूथपिक इज यूजफुल। यूजफुल थिंग्स आर वैल्यूएबल, जो जितनी भी यूजफुल थिंग्स हैं ये सारी वैल्यूएबल में आ जाएंगी। टूथपिक इज वैल्यूएबल, तो डेफिनेटली भाई टूथपिक वैल्यूएबल है। पता चल गया क्यों, क्योंकि इसको देखो टूथपिक यूजफुल है, तो यूजफुल जो है वो सारे वो जो है वैल्यूएबल्स हैं। द फर्स्ट टू स्टेटमेंट अगर ये दोनों ट्रूथ होंगी तो ये भी ट्रू होगा, तो ट्रू हमारा आंसर बन जाएगा। दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसको हमने इस तरीके से कर लिया। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली डिडक्टेड फ्रॉम द प्रेमिसेस, तो प्रेमिसेस को देखें, प्रेमिसेस गिवन है नो मैन इज अ चाइल्ड, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी पेपर में अलग है, यहाँ पे मैंने चेंज की हुई है। नो मैन ये मैन हो गया, एंड नो मैन इज अ चाइल्ड ये चाइल्ड हो गया। ऑल इनोसेंट आर चिल्ड्रन, तो ऑल इनोसेंट, इनोसेंट सारे हमने इसके अंदर रख दिए, इनोसेंट इसके अंदर रख दिए, ठीक है। अब ये डायग्राम बनेगी, पेपर वाली डायग्राम थोड़ी सी सेपरेट है, यहाँ पे डायग्राम क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हुई है, ठीक है, तो स्टेटमेंट चेंज हो गई है, वहां पे स्टेटमेंट में मसला था। ऑल इनोसेंट आर चिल्ड्रन, इसका मतलब है कि कोई आदमी, फिर नो मैन इज इनोसेंट वाली बात हो जाएगी, नो मैन इज इनोसेंट, वजह क्या है, इनोसेंट तो सारे चिल्ड्रन ही हैं तो मैन तो इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो फिर ऑल मैन आर इनोसेंट वाली बात नहीं बनेगी। सम मैन आर इनोसेंट ये भी नहीं होगी, क्योंकि उसने कह दिया नो मैन। अब हमने ये नहीं कहना कि नहीं सर कुछ मासूम होते हैं, हमने तो सिर्फ इसको फैक्ट मानकर चलना है। फैक्ट ये है कि ओ नो मैन इज अ चिल्ड्रन, ठीक है। ऑल इनोसेंट चिल्ड्रन के अंदर आएंगे, तो चिल्ड्रन बड़ा ग्रुप बनेगा इनोसेंट, इसका मतलब है कि ये जो इनोसेंट हैं ये सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन ही होते हैं, ठीक है। सम मैन आर और नॉट इनोसेंट ये बात नहीं है, और नो मैन इज इनोसेंट हमारा आंसर बन जाएगा। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट। नो स्टूडेंट इज एन एथलीट, ये मैंने लिखा, ये स्टूडेंट लिखा। ऑल एथलीट्स आर फिट, और यहां पे मैंने, अच्छा पहले नंबर पे ये मैंने लिखा कि ये नो स्टूडेंट इज एन एथलीट, ये अलग अलग हो गए, और सारे एथलीट्स जो हैं ये फिट हैं, ये भी बात हो गई, सारे एथलीट्स फिट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नो स्टूडेंट इज एन एथलीट, ऑल एथलीट्स आर फिट। अब हमें ये नहीं कहा गया कि स्टूडेंट फिट हैं या नहीं, हमें बस ये क्या कहा गया कि स्टूडेंट जितने भी हैं वो एथलीट नहीं होते, लेकिन जो भी एथलीट होगा वो सारे के सारे फिट होंगे। अब फिट तो ये सारे होंगे, क्या स्टूडेंट अनफिट होंगे, ऐसी बात तो उसने कही नहीं है, ऐसी बात इसमें है ही नहीं। नो स्टूडेंट्स आर फिट तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सम स्टूडेंट्स आर फिट ये भी गलत हो जाएगा, हमें नहीं कंफर्म कि सम स्टूडेंट्स, फिटनेस का उसने बताया नहीं है। ऑल स्टूडेंट्स आर फिट ये भी गलत हो जाएगा। सम एथलीट्स आर नॉट फिट ये इसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा ऑल एथलीट्स आर फिट। ऑल एथलीट्स आर नॉट स्टूडेंट्स ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये ई स्टेटमेंट ऐड की है क्योंकि उसने लिखा है नो स्टूडेंट इज एन एथलीट, इसका मतलब है ऑल एथलीट्स आर नॉट स्टूडेंट्स। सो ई विल बी द आंसर। आई होप ये टेस्ट आपको समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन जो समझ नहीं ना आया उसका आपने या तो नंबर लिख देना है, या आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप शेयर कर सकते हैं। मेरे ग्रुप में जल्दी से आ जाए ताकि आपको सारे टेस्ट मिलते रहे, आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत बुरी बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। पूरे मार्क्स देने की तैयारी हम कर रहे हैं ताकि आपके लॉजिकल रीजनिंग में और इंग्लिश में पूरे मार्क्स आए। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।